Good morning, all of you. Myself, Dr. Rajkumar Bairwa, Assistant Professor in Political Science, SPNKS, Government PG College दोसा। आज हम नए टॉपिक के साथ आपके सामने हाजिर हो रहे हैं। टॉपिक का नाम है अफ्रीका में उपनिवेशीकरण एवं नए राज्यों का उदय, डीकोलोनाइजेशन एंड इमरजेंस ऑफ न्यू स्टेट इन अफ्रीका। अफ्रीका में किस प्रकार से उपनिवेश का खात्मा हुआ, उपनिवेशीकरण की किस प्रकार से प्रक्रिया प्रारंभ हुई, कैसे नए राज्यों का उदय होता है, इन सभी बिंदुओं को लेकर आपसे हम गहन चर्चा करेंगे। अफ्रीका में जो उपनिवेशीकरण प्रारंभ हुआ, अगर हम इसकी तह में जाएं तो अफ्रीका का विश्व राजनीति में किस प्रकार से उदय होता है। एक समय था जब अफ्रीका विश्व के अन्य महाद्वीपों से बिल्कुल कटा हुआ था, मगर आज अफ्रीका की स्थिति भिन्न है। वर्तमान में विश्व राजनीति में अफ्रीका पूर्ण रूप से सक्रिय है। आज जो कुछ भी अफ्रीका में घटित होता है वो केवल वहाँ के निवासियों तक ही सीमित नहीं है, अपितु उसका प्रभाव एशिया, यूरोप, अमेरिका के देशों में भी देखा जा सकता है और वहाँ के देश भी यहाँ की घटनाओं से रुचि लेते हैं। अफ्रीका के विश्व राजनीति में इतनी महत्वपूर्ण भूमिका अफ्रीका ने कैसे प्राप्त की, उसको लेकर हम चर्चा कर रहे हैं। पहली तो सामरिकता। अफ्रीका के जो क्षेत्र हैं, क्षेत्रों में जो सैनिक अड्डों की जो स्थापना की जो महत्ता है, यहाँ उपलब्ध जो पर्याप्त खनिज, सैनिक मानव शक्ति तथा औद्योगिक एवं सैनिक उपलब्धियां आदि सभी कारणों से यहाँ की सामरिक महत्वता है। दूसरा, अफ्रीका में राष्ट्रवाद का तीव्र गति से उद्गम होता है। अनेक प्रकार से राजनीतिक क्षेत्रों पर प्रभाव हुआ तथा अनेक देश स्वतंत्र होने से विश्व शक्तियों को यहाँ प्रभाव क्षेत्र विस्तार का अवसर हुआ, यहाँ के क्षेत्रों में उनकी रुचि बढ़ी। तीसरा, आर्थिक शोषण के विरुद्ध विद्रोह। अफ्रीका के अंदर जो उपनिवेशवाद की जो भावना थी, यहाँ उद्योगपति या पूंजीपति या कृषक मजदूरों और गरीबों में शोषण के विरुद्ध तीव्र भावना उत्पन्न हुई। चौथा, उपनिवेशवाद के प्रश्न पर अंतर्राष्ट्रीय संबद्धता। उपनिवेशवाद के फलस्वरूप यहाँ अनेक राजनीतिक जटिलताएं एवं संबंधित प्रश्नों का जन्म हुआ है, जिनमें विश्व के राष्ट्र पूर्णतः रुचि रखते हैं। साम्यवाद के विस्तार का भय। अफ्रीका में वर्तमान समय में बहुत ही कम साम्यवाद का प्रसार हुआ। यहाँ इसका मुख्य केंद्र अल्जीरिया है, क्योंकि यहाँ पर्याप्त अनुकूल वातावरण नहीं था। यहाँ के देशों ने ज़्यादा साम्यवाद में रुचि भी नहीं ली। छठा, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की समस्या। अफ्रीका के देश आज अनेक अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के सदस्य हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ राष्ट्रमंडल के अनेक देश सदस्य हैं। इसके कारण यहाँ की समस्याएं एवं संबंधित विवाद क्षेत्रीय होते हुए भी समाधान हेतु संयुक्त राष्ट्र संघ आदि में प्रस्तुत किए जाते हैं, अर्थात यहाँ की जो क्षेत्रीय समस्या है उसको वैश्विक समस्या बना दिया जाता है। अब अफ्रीका के जो नवजागरण हुआ अफ्रीका के अंदर, उसके क्या कारण थे कि वहाँ अफ्रीका में इतनी पर्याप्त मात्रा में नवजागरण का उदय होता है। अफ्रीका का उदय 20वीं शताब्दी की एक महत्वपूर्ण घटना मानी जाती है। एक बहुत प्रमुख विचारक हुए हैं थार्न जूनियर के शब्दों में, अफ्रीका के उद्गम ने विश्व राजनीति के समीकरण को बदल दिया है
जिस तेजी से यूरोप ने राष्ट्रों ने अपने साम्राज्यवाद का निर्माण किया था, उससे भी कई अधिक गुना तेजी से अफ्रीका में उनके साम्राज्य का अंत हो गया। पहला जो कारण है नवजागरण का, वह है अफ्रीकी राष्ट्रवाद। अफ्रीकी राष्ट्रवाद का उदय विरोध आंदोलन तथा विद्रोह आंदोलन के रूप में हुआ, जिसने आगे चलकर उपनिवेशवाद का जोरदार तरीके से विरोध किया। राष्ट्रवाद का मुख्य प्रेरणा जातीय समानता के सिद्धांत से मिली। पाश्चात्य संपर्क और पाश्चात्य साहित्य के प्रसार ने अफ्रीका के प्रबुद्ध लोगों में राष्ट्रवाद की भावना को जागृत किया। अफ्रीकी राष्ट्रवाद एक ऐसी शक्ति है जहां वहाँ के लोगों को संगठित करती है, उनमें अफ्रीकावाद की भावनाएं उत्पन्न करती है। ये विदेशी आधिपत्य के विरुद्ध प्रतिक्रिया है। ये अफ्रीकी व्यक्तित्व की पहचान है। दूसरा है एशिया का विद्रोह। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद भारत जैसे एशियाई राष्ट्रों में जो स्वतंत्रता भारत को प्राप्त हुई, एशिया के राष्ट्रों में तेजी से स्वतंत्रता के लिए आंदोलन चलाए जा रहे थे। इन सबसे प्रेरित होकर एशिया के राष्ट्रों ने, अफ्रीका के राष्ट्रों ने भी ये महसूस करने लगे कि जिस प्रकार एशिया ने उपनिवेशवाद का जुआ उतार फेंका है, उसी भांति हमें भी स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए प्रयास करना चाहिए। तीसरा, संयुक्त राष्ट्र संघ की भूमिका। उपनिवेशवाद के विरोध में संयुक्त राष्ट्र संघ की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। उसने अफ्रीका के अंदर अफ्रीकी समस्याएं, मानव अधिकार हो चाहे ट्रस्टी संबंधी प्रावधान हो, उसके लिए प्रेरक तत्व का काम किया है। अफ्रीकी समस्याओं के समाधान के लिए संयुक्त राष्ट्र महासभा का दबाव उपनिवेशी शक्तियों पर निरंतर पड़ता रहा है। संयुक्त राष्ट्र संघ उपनिवेशवाद एवं रंग भेद के अवशेषों के उन्मूलन के लिए वचनबद्ध है। चौथा है औपनिवेशिक शक्तियों का निर्बल होना। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद साम्राज्यवादी शक्तियां दुर्बल हो गई और उपनिवेशिक शक्तियों में जागृति आई, और जागृति आने के कारण इनमें आपसी एकता को बढ़ावा देकर ये औपनिवेशिक शक्तियों से मुक्ति प्राप्त करना चाहते थे, क्योंकि जो औपनिवेशिक शक्तियां थी वो बिल्कुल निर्बल हो चुकी थी। वो उपनिवेशों के संभालने की उनकी ताकत नहीं रही थी। और पांचवा है साम्यवाद का आकर्षण। अफ्रीकी महाद्वीप में साम्यवाद के लिए प्राय सभी आवश्यक परिस्थितियां उपस्थित हैं। उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद का जो पश्चिमी देश जो समर्थन कर रहे थे, उसके विरोध में सोवियत संघ और साम्यवादी चीन ने इस महाद्वीप के अनेक देशों के राष्ट्रीय आंदोलन में सक्रिय भूमिका अदा की। अफ्रीकी नेता साम्यवादी की अपीलों और उपलब्धियों से प्रभावित रहे। इन सभी कारणों से अफ्रीका के अंदर नव जागरण का उदय होता है, और उस उदय से उनमें एक नई ऊर्जा, एक नई शक्ति का प्रादुर्भाव होता है। अब अफ्रीकी जो नव जागरण है, उसके मार्ग में बहुत सारी रुकावटें आई, बहुत सारी समस्याएं आई, जैसे परस्पर विरोधी गुट और मान्यताओं के कारण यह आंदोलन ज़्यादा तीव्र नहीं हो पाया। अफ्रीका में कबीलावाद, राष्ट्रीय एकता के मार्ग में बड़ी रुकावट थी। इसके अलावा अफ्रीका में के किसी भी राष्ट्र में जब कभी भी कोई नेता अत्यधिक लोकप्रिय हासिल करता लेता था, तो उसका आंतरिक रूप से विरोध प्रारंभ हो जाता था। औपनिवेशिक शासन में अफ्रीका में शिक्षा की उपेक्षा की गई, आर्थिक पिछड़ापन, ये सब कारण थे कि जिनकी वजह से अफ्रीका के नवजागरण में रुकावटें भी आई। अब पान अफ्रीकावाद अथवा अफ्रीका के जागरण के प्रत्येक महत्वपूर्ण संगठन और सम्मेलन कौन कौन से थे, जिससे पूरे अफ्रीका को एक पान अफ्रीकावाद में समाहित करने का प्रयास किया गया। पान अफ्रीकावाद के अंतर्गत किसी जाति या रंग के लोगों को दूसरे के मुकाबले में श्रेष्ठ नहीं माना जाता। इसके अनुसार
विभिन्न जातियां सहअस्तित्व की भावना से रहते हैं। 1990 में सबसे पहले लंदन में पान अफ्रीकी सम्मेलन हुआ। 1937 लंदन में अफ्रीकी सर्विस ब्यूरो की स्थापना हुई। डॉक्टर एनक्रुमा तथा जोमो केन्याट्टा जैसे नेताओं ने अफ्रीका एकता के लगातार प्रयत्न किए। अफ्रीकी एकता की दृष्टि से निम्नलिखित संगठन और सम्मेलन बनाए गए, जिसमें पहला है बांडुंग सम्मेलन 1955। अप्रैल 1955 इंडोनेशिया के बांडुंग में 29 राष्ट्रों के 340 एशियाई और अफ्रीकी प्रतिनिधि एकत्रित हुए। इसके अंदर आर्थिक विकास के लिए एक दूसरे के सहयोग करने की भावना, सभी ने उपनिवेशवाद की निंदा की और अफ्रीका में हो रहे जाति भेदभाव को गलत बताया। बांडुंग सम्मेलन अफ्रीकी भ्रातृत्ववाद की प्रथम अंतर्राष्ट्रीय व्यक्ति थी। दूसरा एफ्रो एशियन सॉलिडेरिटी कॉन्फ्रेंस 1957 में हुई, जिसमें साम्राज्यवाद, रंगवाद, जाति भेदभाव का विरोध किया गया। अंकारा सम्मेलन 1958 में डॉक्टर एनक्रुमा के प्रयत्नों से अप्रैल 1958 में अंकारा घाना की जो राजधानी है उसमें अफ्रीकी राज्यों का सम्मेलन हुआ, जिसमें आपसी एकता पर बल दिया गया। चौथा अफ्रीकी अखिल जन सम्मेलन 1958। इस सम्मेलन का उद्देश्य अफ्रीका के जागृत व्यक्तियों को जाति भेदभाव, बनावटी सीमाओं व उपनिवेशवाद से मुक्ति करके उनमें बंधुत्व एवं एकता की भावना का प्रसार करना था। अफ्रीका के अंदर एकता स्थापित करने में इस मंच ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसके अलावा लागोस सम्मेलन 1962 जो भी अफ्रीकी एकता का एक प्रतीक माना जाता है। मोसी सम्मेलन 1963, आदिस अबाबा सम्मेलन 1963। इसके अलावा अफ्रीशियाई एकता सम्मेलन 1972 कायरा में आयोजित हुआ। 59 देशों के प्रतिनिधि इसमें भाग लिए और सम्मेलन में अफ्रीका के मुक्ति आंदोलन के बारे में खुलकर विचार विमर्श हुआ और अफ्रीकी एशियाई देशों का साझा व्यापार बनाने की पेशकश इसके अंदर की गई। इसके अलावा अफ्रीकी एकता संगठन मई 1962 में करीबन 30 अफ्रीकी देशों ने एडिस अबाबा में अफ्रीकी एकता संगठन की स्थापना की, घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए। मुख्य उद्देश्य था कि अफ्रीकी देशों के बीच एकता और सहयोग को बढ़ाना, उपनिवेशवाद को समाप्त करना तथा सदस्य देशों की स्वाधीनता के लिए कार्य करना इसका महत्वपूर्ण उद्देश्य माना जाता है। अब अंतर्राष्ट्रीय राजनीति पर अफ्रीका के नवजागरण का क्या प्रभाव पड़ा? तो इसके बहुत सारे व्यापक प्रभाव पड़ते हैं नवजागरण का अफ्रीका के का। उसमें सबसे पहला था कि इसने उपनिवेशवाद पर कड़ा प्रहार किया। नवजागरण आने से उपनिवेशवाद को तेजी से इसका विरोध हुआ उपनिवेशवाद का, और अधिकांश देशों ने स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए आंदोलन को तेज किया और स्वतंत्रता प्राप्त की। दूसरा, मुक्ति आंदोलन के लिए प्रेरणा। समूचा अफ्रीका आर्थिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़ा हुआ है, फिर भी वहाँ स्वाधीनता एवं मुक्ति आंदोलन का क्षेत्र व्यापक एवं आक्रामक रहा। अफ्रीका में प्रत्येक स्वाधीनता का राज्य का उदय दुनिया के अन्य भागों में मुक्ति आंदोलन के लिए प्रेरणा और उत्साह के भाव पैदा करता है। तीसरा, जातिवाद और रंगभेद जैसे अंतर्राष्ट्रीय मसलों को मुद्दे बनाना। जातिवाद और रंगभेद जैसे घरेलू क्षेत्राधिकार के विषय समझे जाते थे, उन सभी को अफ्रीकी राष्ट्रों ने एकजुट होकर संयुक्त राष्ट्र संघ के मंच पर बार बार उठाया और इसे मानवाधिकार से जोड़ा गया। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने रंगभेद की नीति को 1973 में मानवता के प्रति अपराध घोषित किया तथा 1978 को रंगभेद विरोध वर्ष के रूप में मनाया जाने लगा। चौथा, संयुक्त राष्ट्र संघ में बढ़ता संख्या बल। अफ्रीकी जो नवजागरण से अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में जो प्रभुत्व संपन्न जो राज्य थे, वो राज्यों की संख्या यूनाइटेड नेशन में बढ़ती गई। करीबन 1/3 अफ्रीकी राज्य कुल सदस्य राष्ट्रों में से लगभग 1/3 राज्य हो गए। आज स्वतंत्र अफ्रीकी राज्य संयुक्त राष्ट्र संघ में संगठित लॉबी के रूप में कार्य कर रहे हैं। पांचवा, गुट निरपेक्ष आंदोलन को बल मिलना। अफ्रीका की जागृति ने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में गुट निरपेक्षता की आवाज को दृढ़ बनाया।
अफ्रीकी राज्यों की शीत युद्ध में कोई रुचि नहीं रही। अतः गुट निरपेक्षता की विदेश नीति को अपनाकर निर्गुट आंदोलन को इन्होंने पुष्ट किया। छठा, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का केंद्र। आज अफ्रीका अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का केंद्र बनता जा रहा है। महाशक्तियों की अभिरुचि अफ्रीका में बढ़ रही है। अफ्रीकी राज्यों की संख्या इतनी अधिक है कि उनके आपसी विवाद अंतर्राष्ट्रीय समस्या बन गए हैं। तो जैसे महाशक्तियों को हस्तक्षेप करने का अवसर प्राप्त हो जाता है। जैसे कांगो समस्या है, नाइजीरिया का गृह युद्ध है, अंगोला समस्या है, दक्षिण अफ्रीका में काले और गोरे का भेदभाव है, रोडेशिया समस्या है, इथोपिया सोमालिया समस्या है। ऐसे बहुत सारी राजनीतिक उलझने हैं जिससे विश्व की महाशक्तियाँ इसमें रुचि लेने के लिए मजबूर हो जाती है। और सातवां, राष्ट्रमंडल के स्वरूप को प्रभावित करना। स्वतंत्रता के बाद अफ्रीका के ब्रिटिश उपनिवेशवाद राष्ट्रमंडल के सदस्य बने। अब राष्ट्रवाद एक ऐसा क्लब बन गया जहां श्वेत राष्ट्र बहुसंख्या में हैं। अफ्रीकी राज्य राष्ट्रमंडल के मंच से रंगभेद नीति की भर्त्सना करते हैं और उसकी निर्णय प्रक्रिया को प्रभावित करने की क्षमता रखते हैं। अफ्रीकी जो राष्ट्रवाद का जो मुख्य उद्देश्य विश्व के मामलों में अपने लिए एक प्रभावशाली भूमिका प्राप्त करना है कि किस अफ्रीकी राष्ट्रों की आंतरिक अस्थिरता और पिछड़ेपन का कारण वे अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में पर्याप्त प्रभाव नहीं छोड़ पा रहे हैं। फिर भी अफ्रीका आज अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को अपने इतिहास के किसी भी पूर्ववर्ती काल की अपेक्षा अधिक प्रभावित कर रहा है। विश्व में अफ्रीकी महाद्वीप का महत्वपूर्ण योगदान अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में रहा है और जो भी वैश्विक राजनीति में जो भी घटनाएं घटित होती है उसमें ये राष्ट्र अपनी महत्वपूर्ण भूमिकाएं अदा करते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद है लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।